बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, जो कि बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगी, बहुत इजी वाले में। नेक्स्ट फिर हम करेंगे दी कैंडिडेट एप्लीकेशंस फॉर DDBS। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है। अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटाबेसेस that are spread physically across multiple locations connected by a data communication link। अभी मैं आपको ये चीज़ समझाने से पहले ये इमेज शो करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट साइट्स हैं आपके पास। ये मान लें कि ये साइट्स आपके पास डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं। सपोज साइट 1 फैसलाबाद में है, तो साइट 2 जो है वो सांगला हिल में होगी। साइट 4 हमारी इस्लामाबाद में हो सकती है, साइट 3 लाहौर में। ठीक है, तो अब इन साइट्स के साथ आपको ये रेड कलर के जो चीज़ शो हो रही है ये डेटाबेसेस। तो एरोज शो कर रहे हैं कि कोई साइट यहाँ से डाटा ले भी सकती है और यहाँ पे डाटा जो है वो अपना मैनेज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ आपके पास डिफरेंट साइट्स हैं और जो चीज़ ये दरमियान में है ये कम्युनिकेशन लिंक। तमाम साइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एक पिक्टोरियल फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो वर्क करती है और किस तरह से उसका आर्किटेक्चर चलता है। यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन लिंक चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। ठीक है, तो साइट 1 से अगर हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी डाटा के, साइट 2 से किसी डेटाबेस से, साइट 2 की डेटाबेस से हम चीज़ फैच करना चाहते हैं, तो हम साइट 1 से रिक्वेस्ट करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी, तो साइट 2 पे उसके बाद जाएगी। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो डेटाबेस है साइट 2 पे, वहाँ से वो डाटा हमें साइट 1 पे शो कर देगा। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वर्क करती है। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है जनरली इसको कोई किसी सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ करते हैं। किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन wants to develop that is an organization wants to develop a database system for its requirements. Now the analyst analyze the requirements, and out of many possible solutions like client server, desktop based or distributed database, this particular architecture is proposed। तो डिफरेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डेटाबेस वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज सपोज करें आपका कॉलेज है, वो चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर एक डेटाबेस जो है, एक डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो उस वहाँ डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम क्लाइंट सर्वर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप बेस भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इस कॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अप्लाई करने को ज़्यादा तरजीह देंगे।
Following are major characteristics of distributed database system highlighted in the definition above. डाटा मैनेजमेंट एट मल्टीपल साइट्स, तो कि इसकी डेफिनेशन में ये बात इसने की थी कि डिफरेंट जो जोग्राफिकली एरिया पे डिफरेंट साइट्स पर होंगी, वहाँ पे डाटा को किस तरह से मैनेज करना है, तो ये इसकी खासियत है, इसकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट डाटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम इज स्टोर्ड एट जोग्राफिकली मल्टीपल साइट्स, तो जोग्राफिकली वो डिफरेंट मल्टीपल साइट्स पे पड़ा होगा डाटा। डाटा इज नॉट ओनली स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स बट इट इज़ मैनेज देयर, डाटा आपका वहाँ पे भी मैनेज हो रहा होगा। दैट इज टेबल्स आर क्रिएटेड, डाटा एंटर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस भी रन हो रही होंगी, डिफरेंट यूज़र जो हैं वो डाटा को एंटर भी कर रहे होंगे, टेबल्स भी बने होंगे उसके अंदर, और आपका डाटा भी मैनेज्ड वे में रहेगा। अ कंप्लीट DBMS एनवायरनमेंट एट ईच लोकल साइट, तो हर लोकल साइट पे लाइक साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 थी हमारे पास, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई उसके अंदर। तो हर साइट पे जहाँ पे डेटाबेस रिलाई कर रही है या डेटाबेस अटैच है जिस साइट पे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा होगा ताकि उस डाटा को मैनेज कर सकें और एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी डेटाबेस हमारे पास है उसके साथ ये बेसिकली एक स्टोरेज का वे है डेटाबेस, तो इस डेटाबेस स्टोरेज में से चीज़ों को किस तरह से निकालना है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हर डेटाबेस के साथ कंपलसरी होता है ताकि जो साइट्स हैं या यूज़र्स हैं वो इजीली डाटा को एक्सेस कर सकें और रिट्रीव कर सकें, या स्टोर या डिलीट या अपडेट जो भी क्यूरी वो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर बात करेंगे लोकल रिक्वायरमेंट्स की। ईच ऑफ द साइट्स स्टोरिंग डाटा इन DDBS इज कॉल्ड लोकल साइट। हर जो साइट है एक इंडिविजुअल साइट को हम बोलेंगे कि ये लोकल साइट है। एवरी साइट इज मेनली कंसर्न्ड विद द रिक्वायरमेंट्स एंड डाटा मैनेजमेंट फॉर द यूज़र डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट साइट कॉल्ड लोकल यूज़र। तो हर जो साइट होगी, जैसे साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 थी हमारे पास, वो जो लोकल वहाँ के यूज़र होंगे, सपोज़ अगर मैंने कहा था साइट 1 अगर फैसलाबाद में है, तो साइट 1 के फैसलाबाद के जो लोकल यूज़र हैं उस साइट का या उस डेटाबेस का, बल्कि उस यहाँ से यहाँ तक काटना है बस। हर साइट का मेनली कंसर्न यही होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हम जो लोकल यूज़र्स हैं उनकी पूरी की जाए सबसे पहले, और फिर उसके बाद अगर उनके पास वो डाटा नहीं मिलता तब वो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और जिस साइट पे भी उससे रेलिवेंट उस रिक्वेस्ट से रेलिवेंट कोई डाटा होगा, तो वो साइट 2 पे हो, चाहे साइट 3 पे हो, चाहे साइट 4 पे हो, तो साइट 1 पे बैठे हुए यूज़र्स उसको गेट कर सकते हैं। अभी अगर साइट 1 पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस साइट पे बैठे हुए यूज़र को हम बोलते हैं लोकल यूज़र। अब बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में। अपार्ट फ्रॉम कैटरिंग द लोकल रिक्वायरमेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम आल्सो फुलफिल्स द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ लोकल रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं फुलफिल करता बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करता है। वो कि किस तरह से, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आर जनरेटेड बाय द सेंट्रल मैनेजमेंट हु वांट टू मेक ओवरऑल डिसीजंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वांट टू हैव द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो भी है हमारा, वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है, उसको वो सारे जो चारों साइट्स पे डाटा है अलग अलग, उसको वो ओवरऑल एक पिक्चर में शो करे। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसे एक पिक्चर में किस तरह से शो करेगा वो भी हम देखेंगे आगे,
ताकि उसे पता हो कि साइट 1 पे क्या मेरे पास किस किस्म का डाटा है, साइट 2 पे किस किस्म का है, जो मेरी डाटाबेसेस हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो उनको ओवरऑल मैनेज करना और उनको ओवरऑल लुक आफ्टर करना, या आप कह सकते हैं कि उनको ओवरऑल व्यू करना, तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव आएगा। सभी साइट्स को ओवरऑल व्यू करने को हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। The DDBS fulfills the global requirements in a transparent way. That is, the data for these requirements is fetched from all the local sites, merged together, and is presented to the global user. All this activity of fetching and merging is hidden from the global user, who gets the feeling as if the data is being fetched from a single place. अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। अब यहाँ ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आएगी कि सपोज अगर कोई गवर्निंग बॉडी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसने ये डाटा सारा अपना डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेसेस पे रखवाया है और यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को यूज़ किया है, तो वो अपने लैपटॉप या अपने एक प्लेस से वो सर्च करता है, एक साइट से वो सर्च करता है और सारा का सारा डाटा उसको फैच होके एक एक ही डाटा में मर्ज करके उसको शो करेंगे। तो उसे भी ये लगेगा कि ये डाटा जो मेरे पास आया है तमाम साइट्स का वो एक सिंगल प्लेस से ही आ रहा है। मतलब कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा किस जगह से आया है। मतलब कि उसे ये इस चीज़ की खबर नहीं। अब बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। अपार्ट फ्रॉम केटरिंग द लोकल रिक्वायरमेंट्स, द DDBS आल्सो फुलफिल्स द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स। अब लोकल रिक्वायरमेंट्स की तो हमने बात कर ली कि अगर एक साइट पे एक यूज़र जो है वो कोई डाटा को फैच कर रहा है तो उसे वो डाटा उसी साइट से अगर मिल रहा है तो वो उसकी लोकल यूज़र होगा और वो उसकी लोकल जो फैचिंग या लोकल रिक्वायरमेंट थी वो। अब ग्लोबल इसी के अगेंस्ट क्या आ जाएगा कि तमाम साइट्स पे डाटा जो है उसकी ओवरऑल पिक्चर कोई देखना चाहता है तो वो किस तरीके से देखेगा, वो जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल वो होंगी वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव कौन चेक कर सकता है? जैसे एक सेंट्रल मैनेजमेंट होती है किसी भी कंपनी की जो कि हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखती हैं। जैसे मैनेजमेंट है, सपोज करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है तो उन्होंने ही देखना है कि ओवरऑल पिक्चर वो देखना चाहती हैं डेटाबेस का, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हैं। तो ये भी प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कि आप उसको ग्लोबली भी चेक कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करना चाहता है कि उसका डाटा कहाँ कहाँ पड़ा है तो वो भी चेक कर सकता है और सारा का सारा डाटा उसको तमाम साइट से मर्ज हो के इस तरह से उसके सामने आएगा कि उसे लगेगा कि ये एक ही जगह से डाटा आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो यूज़र है उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि उसका डाटा किस किस जगह पे डिवाइडेड फॉर्म में पड़ा है। मतलब हमने जो चंक्स किए हैं उसके डाटा के वो इस साइट 1 पे रखा है, कुछ चंक साइट 2 पे, साइट 3 पे। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोवाइड करती है कि जो यूज़र है उसे ये नहीं पता होता कि उसका डाटा कहाँ कहाँ से उसके पास आ रहा है। उसको यही फीलिंग आती है कि जैसे बीइंग फैच्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, एक ही प्लेस से उसने डाटा को फैच कर लिया है। तो ये था ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब आगे हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर 3 तरह की जो एक्सेसेस हैं, मतलब कि डाटा को कौन कौन से लोग या किस किस तरीके की एक्सेस जो है वो इसमें मिल सकती है और होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकल एक्सेस की। The access by the users connected to a site and accessing the data from the same site। ये तो समझ में आती है बात कि एक साइट, सपोज अगर साइट 1 पे है यूज़र, ये
यहाँ पे साइट 1 पे कोई यूज़र जो है कंप्यूटर से वो इस पे साइट 1 पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, और जो जिस डाटा की वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो डाटा भी इसी डाटाबेस में है। ठीक है, तो इस डाटाबेस से वो साइट 1 पे आएगा डाटा, और फिर वो यूज़र को डाटा मिल जाएगा। तो ये होती है लोकल एक्सेस। फिर उसके बाद बात करेंगे रिमोट एक्सेस की। A user connected to a site, let's say site 1, and accessing the data from site 2. अब यहाँ उसी यूज़र ने, जिसकी हमने पहले बात की, उसने साइट 1 पे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो डाटा जो है साइट 2 के लिए उसने रिक्वेस्ट की। एक यूज़र ने साइट 1 पे रहते हुए साइट 2 के डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट की, तो वो डाटा भी उसको जब मिलता है तो ऐसी एक्सेस को हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल एक्सेस। नो मैटर फ्रॉम वेयर एवर द एक्सेस इज मेड, डाटा विल बी डिस्प्लेड आफ्टर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल लोकेशंस। अब चूंकि मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी बात की कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक ऐसा व्यू है जो कि तमाम डेटाबेसेस में जितना भी डाटा पड़ा है वो एक ही बार में शो कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसी एक्सेस किसके पास हो सकती है? जो जो ऑनर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या जो मैनेजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे लोगों को ऐसी एक्सेस मिलती है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एक्सेस। नो मैटर फ्रॉम वेयर एवर द एक्सेस इज मेड, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि साइट 1 से वो रिक्वेस्ट कर रहा है या साइट 2 से या किसी भी साइट से रिक्वेस्ट करता है, डाटा उससे सारा मर्ज होके तमाम लोकेशन से डाटा कलेक्ट होके उसके सामने आ जाएगा। आ यूज़र डज नॉट नो फ्रॉम वेयर ही इज़ गेटिंग द डाटा। तो इन सभी में अगर रिमोट एक्सेस की बात करें या लोकल की या ग्लोबल की, तो सभी एक्सेसेस में यूज़र को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसका डाटा किस साइट से आ रहा है। ठीक है, द यूज़र इज़ अपीयर्स the user it appears that the data is present on the machine on which he is working। तो उसे यही लगेगा यूज़र को कि जो डाटा मैंने एक्सेस किया है वो मेरी ही मशीन जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहीं से मुझे डाटा मिल गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये 3 तरह की एक्सेसेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब तक, और किस सिनेरियो पे ये वर्क करता है और क्या क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का डेटाबेस चाहिए, तभी हम उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड देते हैं। तो इसके बारे में हम और चीज़ें देखेंगे आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।